सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्तिः द्वितीयोऽध्यायः प्रथमः पादः। प्रथम पाद हमारा चल रहा है और कक्षा संख्या पांचवी कक्षा है। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। यहां तक हो गया था हमारा 15 अनुर्यत समय। ठीक है, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में अवश्य देख लिया करें इनको पढ़ने से पहले। ठीक है, सिद्धियां आदि सभी अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति का जो कोर्स तैयार किया गया है उसमें आपको कराई गई है, तो सिद्धियां वहीं देखनी पड़ेंगी आप। चलिएगा, 16वां सूत्र है हमारा यस्य चायामः लक्षणेनेति वर्तते। ऊपर से लक्षणेन की अनुवृत्ति आ रही है। लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्य सूत्र से लक्षणेन की अनुवृत्ति आ रही है। और आयामो दैर्घ्यम, यहाँ जो आयामः पड़ा हुआ है, आयामः का अर्थ है दीर्घता, लंबाई। ठीक है, यस्यायामवाची तेन लक्षण भूतेन सह विभाषा समस्यते अव्ययीभावश्च समासो भवति। ये कह रहे हैं यहाँ पर काशिकाकार कि अनु जो उपसर्ग है वो यस्य आयामवाची, यस्य माने जिसका दीर्घवाची में जिसकी लंबाई को बताने वाला अनु शब्द प्रयोग हो रहा है और वो जिसकी लंबाई को बताने के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो उसी तेन लक्षण भूतेन माने यस्य आयामवाची, जिसका आयामवाची है तो जिसका, तो उसी लक्षण भूत माने उसी वो लक्षण रूप में चिन्ह रूप में लिया गया उसी ऐसे सुबंत लक्षण भूत सुबंत के साथ में विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वो अव्ययी भावश्च समास होते हैं और वो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, उदाहरण दिया यहाँ पर अनुगंगम वाराणसी। ठीक है, अनुगंगम वाराणसी, अनु यमुनम मथुरा। ठीक है, ये यमुनम है। ठीक है, अनुगंगम वाराणसी, यहाँ पर गंगा के साथ समास हो गया, सिद्धि वहीं देखेंगे आप। तो यहाँ पर क्या है, गंगा की लंबाई, दीर्घता, गंगा लंबी, और इसके द्वारा ये बताया जा रहा है गंगा के लंबाई के साथ साथ में वाराणसी बसी हुई है। तो वाराणसी का लक्षण भूत यहाँ पर गंगा शब्द है। क्या है, वाराणसी को किस चिन्ह के द्वारा बताया जा रहा है, किस लक्षण के द्वारा बताया जा रहा है, गंगा के द्वारा। कि गंगा की लंबी लंबी है जैसे वह उसी के किनारे किनारे लंबी लंबी वाराणसी वसी हुई है। तो ये तो हो गया लक्ष्य, ये हो गया लक्षण गंगा, और गंगा की लंबाई को बता रहा है अनु। तो अनु उपसर्ग यस्य, जिसका आयामवाची है किसका, गंगा का, तो गंगा इसका लक्षण भूत है, तो उस लक्षण भूत के साथ में इस अनु का समास हो गया विकल्प करके। और एक बार समास हो जाएगा, एक बार नहीं होगा, एक बार ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यमुनायामेन मथुरायामो लक्ष्यते, ये दूसरे उदाहरण का जो दिया ना, ऐसे
अनु यमुनम मथुरा, मथुरा नगरी यमुना के लंबाई के साथ में बसी हुई है। तो यमुना की लंबाई के द्वारा मथुरा की लंबाई लक्षित की जा रही है। यानी यमुना की लंबाई के द्वारा यहाँ पर क्या बताना अभिधेय है कि मथुरा नगरी लंबी लंबी बसी हुई है, चौकोर में नहीं है, वो यमुना के किनारे किनारे बसी है। ठीक है, ये आयाम इति किम वृक्षमनु विद्योतते विद्युत, वृक्ष के ऊपर बिजली चमकती है, तो यहाँ पर अनु उपसर्ग तो है, वो कर्म प्रवचन संज्ञक तो है, परंतु यहाँ पर समास नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा ये। चलिए, अब है, अब सूत्र आ रहा तिष्ठत गु प्रभृति च। ठीक है, तिष्ठत ग्वादयः समुदाया एव निपात्यन्ते, ये क्या है, यहाँ पर समुदाय है शब्दों का पड़ा हुआ, तो वो तिष्ठत गु आदि जो शब्द हैं वो समुदाय रूप में ही समस्त समास किए हुए ही निपात्यन्ते यहाँ पड़े हुए। ठीक है, बस जिनका जिनका समास करके पढ़ाया गया वैसा का वैसा ही रहेगा वो। तिष्ठद्गु प्रभृतिनि शब्द रूपाण्यव्ययी भाव संज्ञकानि भवन्ति। तिष्ठद्गु प्रभृति जो शब्द हैं, तिष्ठद्गु आदि वो शब्द रूप अव्ययी भाव समास संज्ञक भवन्ति, मन वो उनकी अव्ययी भाव संज्ञा कर रहे हैं। तिष्ठद्गु काल विशेष, ये क्या है, तिष्ठद्गु ने काल विशेष का नाम है। कौन सा काल कैसे, तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले दोहनाय स तिष्ठद्गु कालः। अब गाय जिसका समय में खड़ी होती है दोहन के लिए, तो वो एक तो सुबह खड़ी होती है लगभग 4-5 बजे, और एक शाम को खड़ी होती है, तो उस समय को कहा जाता है तिष्ठद्गु काल प्राचीन काल में। अब तो ऐसा नहीं है, ठीक है, संस्कृत में तो तिष्ठद्गु काल। अब ये अव्ययभाव समास होने से ये ऐसा कैसे रहेगा, स्वादि उत्पत्ति आदि होगी तो सबका विभक्तियों का लुक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे खले यवादीनी प्रथमांतानि विभक्त्यंतरेण नैव संबध्यन्ते संबध्यन्तेन्य पदार्थे च काले वर्तन्ते। अब इसी प्रकार से, जिस प्रकार से तिष्ठद्गु शब्द है, इसी प्रकार से खल यव आदि शब्द हैं, आगे बता देंगे ये। ठीक है, ये खले यव आदि कहते हैं प्रथमांतानि, ये प्रथमा विभक्त्यंत यहां दिए हुए हैं, विभक्त्यंतरेण नैव संबद्ध, किसी दूसरी विभक्ति के साथ ये का संबंध नहीं लगेगा, ये प्रथमांत ही रहेंगे। और अन्य पदार्थे जो काले वर्तनते, और ये सभी शब्द क्या है, अन्य पदार्थ में है, और वो अन्य पदार्थ क्या होगा, काल। जैसे ये काल है, तिष्ठद्गु काल है, ऐसे ये खले यव ये सभी हम एक काल विशेष की संज्ञाएं हैं, समय विशेष को बताने वाले शब्द हैं। ठीक है, तो यही क्या, खले यवादीनी प्रथमांतानि विभक्त्यंतरेण नैव संबध्यन्ते, दूसरे विभक्ति के साथ इनका संबंध नहीं होता है, और अन्य पदार्थ काल ही में रहते हैं ये। ठीक है, चकारो अवधारणार्थ, तो यह सूत्र में चकार पढ़ा है, ये अवधारण माने निश्चयार्थ है। क्या निश्चय के लिए, अपरा समासो न भवति परम तिष्ठद्ग्वति, कहते हैं इन जो समस्त पद है, अब इनके साथ में किसी दूसरे शब्द का समास नहीं होगा। इस निर्धारण के लिए बस ये ऐसे, बस इतने ही शब्द इसमें दिए हैं, वो वैसे उसी स्वरूप में समास को प्राप्त होते हैं। जैसे अपरा समास हो ना, दूसरा समास नहीं हो, जैसे कोई कहे तिष्ठद्गु के साथ में परम का हम समानाधिकरण समास कर दे, नहीं होगा, ये गलत है। परम तिष्ठद्विति, ये नहीं है, ये गलत है, समास होगा ही नहीं। बस तिष्ठद्गु ऐसा ही रहेगा, चकार का लाभ ही ये है। ठीक है, अब आइएगा,
यहां दिया है तिष्ठदगु, ये तो आ ही गया उदाहरण। ऐसे ही वहदगु, अब इनका अर्थ में प्रयोगों में देखना पड़ेगा, कुछ का अर्थ तो मालूम पड़ जाएगा पर सभी का अर्थ यहाँ दिया नहीं, सिद्धांत कौमुदी में भी व्याख्या में नहीं दिया है, ठीक है, और काशिका की पुस्तकों में भी नहीं दिया है। तो ऐसे ही वहदगु माने बैल जो जोते जाते हैं जिस समय में, अयति गवम, ये ऐसा कैसा ही है। अब अयति गवम का जो अर्थ इन्होंने दिया है या नहीं दिया है शायद, आयत्यो गावो यस्मिन काले स अयति गवम, आयति गवम काल, अयति ना आयति गवम है, ठीक है। तो आयति, आयति तो इसमें गाय आती है जिस काल में, उस काल को कह रहे हैं आयति गवम। खले यवम माने खलियान में यव होते हैं जिस समय में, उस काल को कहते हैं खले यवम। खले बुसम, खलियान में बुस भूसा जिस समय रहता है उस समय को कहते हैं लून यवम, माने यव काटे जाते हैं उस समय को लून यवम बोलते हैं। लून लूयमान यवम, जब जौ काटे जा रहे होते हैं उस समय को लूयमान यव समय काल कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही पूत एवं शुद्ध किए जाने वाला समय, तो ऐसे पूयमान एवं संहृत एवं माने जब यव लाए जाते हैं तब, संह्रियमाण एवं, ये शानच का प्रयोग दिखा दिया मैंने वर्तमानता को दिखाने के लिए। संहृत भूषम, भूषा इकट्ठा किया जाता था। संह्रियमाण भूषम, जब भूषा लाया जा रहा होता है तब। एते काल शब्द, ये काल शब्द है, ठीक है, ये काल को बताने वाले इतने शब्द हैं। आगे वाले अलग है। समभूमि ही समपदाति, समभूमि विसर्ग नहीं है, समभूमि अव्यय भाव समास है ना। समभूमि समपाद पदाति सुशम विषमम निशमम दुष्मम अपरसमम आयति समम प्राहणम प्रारथम प्रमृगम प्रदक्षिणम अपरदक्षिणम संप्रति असंप्रति, ठीक है। ये अव्यय होते हैं इस कारण से। पाप समम पुण्य समम इच्छ कर्म व्यतिहारे, ये पांचवें इच्छ कर्म व्यतिहारे, यहाँ पर गणसूत्र है ये। तो डंडा डंडी मुसला मुसली, यहाँ पर डंडा दंड के समास होकर के इच समासांत इच प्रत्यय हो जाता है, ऐसे इच प्रत्यय समासांत इच आदेश हो जाता है। तो डंडा डंडी और मुसला मुसली बन जाता है, ये इसी के उदाहरण बन जाते हैं, ठीक। तो प्राय करके तो अधिक के अर्थ आ गए, कुछ इसमें रह गए, तो वो शब्दकोश में भी सारे अर्थ नहीं मिलेंगे आपको, बस इस गण में पड़े हुए हैं तो इनका ये ऐसे कैसे ही माने जाएंगे और ये आकृति गण माना जाएगा। इसी प्रकार से और कहीं भी इस रूप में शब्द दिखते हैं तो उनको भी इसी गण में साधु मान लेंगे और उनका प्रयोग साधु माना जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया और विशेष उसमें कुछ नहीं। पारे मध्य षष्ठ्या वा, षष्ठी समासे प्राप्ते तदपवादो व्ययी भाव आरभ्यते। षष्ठी समास की प्राप्ति में ये सूत्र अव्ययी भाव समास का आरंभ कर रहा है, ठीक है। वा वचनात् षष्ठी समासोपि पक्षे अभ्यनुज्ञायते, सूत्र में वा कहा है इसलिए पक्ष में षष्ठी समास भी अभ्यनुज्ञायते माने स्वीकार है। पार मध्य शब्द षष्ठ्यंतेन सह विभाषा समस्येते अव्ययी भावश्च समासो भवति।
पार मध्य दोनों शब्द षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत के साथ में विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और वो अव्ययी भाव समास होता है। तत्संनियोगेन चानयोर एकांतत्वं निपात्यते। तत्संनियोगेन और उस अव्ययी भाव समास के साथ साथ में इन पार और मध्य शब्द को एकारांतत्व और निपातन किया जाता है। ठीक है, केवल अव्ययी भाव समास में। ठीक है, पारम गंगाया पारे गंगम, तो ये तो समास हो गया अव्ययी भाव, ये विग्रह वाक्य रह गया। ठीक है, और मध्यम गंगाया मध्य गंगम, पक्ष में षष्ठी समास भी हो जाएगा, वो षष्ठी समास भी विकल्प से है, वो भी विकल्प से है। तो गंगा पारम, यहां पर षष्ठी समास होगा तो एक कारण तत्व नहीं, ऐसे ही रहेगा, गंगा पारम गंगा मध्यम। महाविभाषया वाक्य विकल्प क्रियते। अब ये जो वाक्य विकल्प दिख रहा है, महाविभाषा चल रही है, एक तो ऊपर से विभाषा आ रही थी, एक इसमें आ गई, इसने तो षष्ठी का विकल्प किया, और ये ऊपर से विभाषा आ रही थी, उसने वाक्य विकल्प किया। एक बार समास होगा, एक बार नहीं होगा, तो तीन बन गई। ठीक है, तो वाक्य विकल्पा क्रियते माने ये वाक्य भी प्रयोग में रहेगा। आगे का सूत्र है संख्यावंशेन। कहते हैं विद्या जन्मना वा प्राणिनाम एक लक्षण संतानो वंश इत्यभिधीयते। विद्या के द्वारा अथवा जन्म के द्वारा प्राणियों में एक लक्षण संतान, एक लक्षण का अर्थ है एक स्वभाव। ठीक है, एक स्वभाव, संतान का अर्थ है संबंध, माने एक स्वभावता जहां दिखती है और एक स्वभावता से जो संबंध दिखाई देता है वो कहा जाता है वंश। ठीक है, वो जन्म के द्वारा भी आता है, विद्या के द्वारा भी आता है, विद्या माने गुरु के द्वारा। ठीक है, जैसे गुरु परंपरा में कुछ ऐसी चीजें हुआ करती हैं वो शिष्यों में अपने आप जाती हैं, है? तो वैसे ही उसको वंश कहा जाता है। प्राणी नाम प्राणियों का एक लक्षण, लक्षण का अर्थ स्वभाव, माने एक स्वभावता का संबंध, उनमें कुछ एक 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 रूपता दिखती है। जैसे जन्म से देखेंगे तो मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें समानताएं आती हैं, मेरे में भी उनमें भी है। तो वो क्या, ये जो संबंध है उसको कहा जाता है वंश। उस वंश में तत्र भवो वंश, उसमें होने वाली जो संतान होती है उसको वंश कहते हैं। संतान अर्थात जो भी उसमें संतति होती है। तद्वाचिना सुमंतेन सह संख्या समस्यते अव्ययी भावस्य समासो भवति। और कहते हैं तद्वाचिना सुबंतेन, उस वंश, वंश को कहने वाला जो सुबंत है उसके साथ में संख्यावाची शब्द समास को प्राप्त होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, इसमें विकल्प की अनुवृत्ति नहीं आ रही। ठीक है, अनुवृत्ति अर्थात नित्य समास होता है, इसमें विकल्प दिखता ही नहीं। वो वाक्य जैसे द्वौ मुनि व्याकरणस्य वंशौ, क्या दो मुनि व्याकरणस्य वंशौ, तो उसको बोलते हैं द्विमुनि व्याकरणस्य। जैसे महर्षि पतंजलि जी, वो यहां पर ऐसा लेंगे द्विमुनि व्याकरण से का पाणिनि और कात्यायन, पाणिनि और कात्यायन विद्या से, विद्या से पाणिनि और कात्यायन ये एक ही वंश में, माने इनकी जो व्याकरण की नियम है वो एक से ही है।
एक रूपता है। इसलिए व्याकरण के दो वंश हैं, ये वंशमन दो लोग हैं। तो द्विमुनि व्याकरणस्य, द्विमुनि का साथ में समास होगा, द्विमुनि, ठीक है। ऐसे ही त्रिमुनि व्याकरणस्य, यहाँ पर त्रिमुनि से अर्थ है, इसमें पतंजलि आ जाएंगे, महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन तीनों में क्या विद्या से, इस विद्या के स्वभाव से एक रूपता है, संबंध है। महर्षि पाणिनि जिस बात को कहते हैं उसी को आगे कात्यायन कहते हैं, उसी को महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो त्रिमुनि व्याकरणस्य, तो यहाँ पर समास होगा त्रि का मुनि के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर त्रयः मुनयः वंश्याः व्याकरणस्य त्रिमुनि व्याकरणस्य। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि इसका प्रयोग ऐसा भी मिलता है। एक तो यहाँ पर व्याकरण में षष्ठी भी दिखा दी, ठीक है, इसके अनुसार व्याकरण के दो मुनि, व्याकरण के तीन मुनि। यदा तु विद्या तद्वताम अभेद विवक्षा तदा सामानाधिकरण्यम भवति। ये कह रहे हैं कि जब विद्या के साथ तद्वताम, विद्या और विद्या है जिनमें, उनमें, उन दोनों में अभेद विवक्षा, विद्या और विद्यावान में जब हम अभेद रूप से विवक्षा करते हैं, माने भेद नहीं, विद्या और विद्या है जिनके पास में, उनमें अलग अलग नहीं करते, अभेद रूप से विवक्षा होती है, तब क्या हो जाता है, तब इनमें समानाधिकरण्यम भवति। जैसे द्विमुनि व्याकरणम, यहां पर क्या हो रहा था, व्याकरण से द्विमुनि भेद हो रहा था, विद्या व्याकरण है और ये तद्वताम तद्वान है। ये जब हम इसको विद्या और विद्यावान में भेद नहीं करते, तब इसका प्रयोग ऐसा बन जाता है द्विमुनि व्याकरणम। द्विमुनि व्याकरणम का अर्थ है वो दो मुनि ही वास्तव में व्याकरण है, व्याकरण का ज्ञान है। तो यहां पर क्या षष्ठी नहीं होगी, बस ये दिखाना चाह रहे हैं द्विमुनि व्याकरणम। समास तो इसी से होगा, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही त्रिमुनि व्याकरणम इति, ठीक है। ये तो विद्या का दिखा दिया। जन्मना एक विंशति भारद्वाजम, तो एक विंशति शब्द है तो भारद्वाज, तो भारद्वाज ये क्या, भरद्वाज शब्द माने भरद्वाज वंश में होने वाले भारद्वाज होते हैं। तो भारद्वाज शब्द क्या, वंशवाची है, जन्म से वंशवाची है, ठीक है। तो एक विंशति शब्द के साथ में इसका समास होगा, माने 21 भारद्वाज है, 21, ठीक है। तो ये हो गया। सिद्धियां हमने आपको वहां कराई है अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। नदीभिश्च संख्येत्यनुवर्तते, संख्या इसकी अनुवृत्ति आती है। नदी वचनैः शब्दैः सा संख्या समस्यते अव्ययी भावश्च समासो भवति। नदी वचन, नदी को कहने वाले जो शब्द हैं उनके साथ में संख्या वाची शब्द का समास होता है और वो अव्ययी भाव समास होता है। समाहारे चायमिष्यते, ये क्या है, समाहार में समाशिष्ट है। किसमें, समाहार में। सप्तगंगम द्वियमुनम पंचरदम सप्तगोदावरम, तो ठीक है। यहाँ पर तो आपको समासांत प्रत्यय भी होता है, ये आपको हमने सिद्धि कराई है, वहां देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये गंगा, यमुना, नदम, नद और गोदावरी, ये नदीवाची शब्द है, ठीक है। तो समास हो गया संख्यावाची के साथ में। अन्य पदार्थे च संज्ञायाम संख्येतिरिवृत्तम, संख्या की अनुवृत्ति खत्म हो गई। नदी ग्रहणम अनुवर्तते, नदी की अनुवृत्ति आ जाएगी। नदी भी सा सुबंतम अन्य पदार्थे वर्तमानम संज्ञायाम विषय समस्यते अव्ययी भावश्च समासो भवति। कहते हैं नदीवाची शब्दों के साथ
सुबंत, कोई भी सुबंत अन्य पदार्थ में वर्तमान हो तो और संज्ञा विषय हो तो समास को प्राप्त होता है और वो अव्ययभाव समास होता है। विभाषाधिकारे भी नित्य समास एवायम, ये विभाषा का अधिकार चलते हुए भी ये नित्य समास है। क्यों? संज्ञा की प्रतीति तो नहीं वाक्य न संज्ञा गम्यते, क्योंकि वाक्य से संज्ञा की प्रतीति नहीं होती। उन्मत्त गंगम नाम देश, ठीक है। तो उन्मत्त गंगम, तो उन्मत्त ये नदीवाची शब्द हो गया। तो उन्मत्त होकर के नदी बहती है जहां जिस स्थान में, उस वो स्थान को बोलते हैं उन्मत्त गंगम नाम देश। परंतु ऐसा नहीं कि जहां पर बहती हो, वो एक स्थान विशेष की संज्ञा है। लोहित गंगम, कृष्ण गंगम, शनैर गंगम, अन्य पदार्थ इति किम, तो कहते हैं कृष्ण वेणा, यहाँ पर अन्य पदार्थ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कृष्ण वेणा नाम से कृष्णा और वेणा नाम की दो नदी है ये, ठीक है। तो कृष्णा नहीं, कृष्णा चासौ वेणा च, कृष्णा और वेणा नहीं, कृष्णा और वेणा नाम की कोई वो एक मान वेणा नदी को नाम कृष्णा कहते हैं, ऐसा समान अधिकरण समास है इसमें। तो माने वेणा काली वेणा नदी ये है। तो यहाँ अन्य पदार्थ नहीं है, तो वेणा को ये कृष्ण शब्द कह रहा है, ठीक है। ये नदीवाची तो है वेणा, परंतु यहाँ पर ये कोई संज्ञा वो नहीं है, अन्य पदार्थ नहीं है, ये वेणा ही है, वेणा नदी को ही कह रहा है। ये शब्द अपने जिस जो अर्थ है उसी को कह रहा है, अलग अर्थ नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर लोहित गंगम, लोहित और गंगा से अलग शब्द आ रहा है, स्थान विशेष। संज्ञायामिति किम, संज्ञा क्या है? तो शीघ्र गंगो देश, यह संज्ञा नहीं है। शीघ्र गंगो माने गंगा शीघ्र तेजी से बहती है जिस स्थान में, उस स्थान को शीघ्र गंगा देश कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा नहीं है, इसलिए ये वाला समास नहीं होगा। सिद्धियां अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका अन्य पदार्थ। अब हमारा तत्पुरुष समास आरंभ होगा। आज की कक्षा में नहीं करूंगा क्योंकि अब अभी तक हमारा अव्ययभाव समास कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब करेंगे तत्पुरुष समास, ये सबसे बड़ा समास है, काफी लंबा चलेगा, इसमें कई प्रकार के समास आएंगे। चलिएगा, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।